नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और बात करेंगे दवाओं की बिक्री पर रोक। मुख्यालय से आए निर्देश के बाद रायबरेली में दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी गई। थोक और फुटकर विक्रेताओं को कुछ विशेष दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई गई है। और आपको ये भी बता दें कि सिरप समेत 11 दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई गई है। और ये दवाएं हैं पैरासीटामोल, विटामिन, एंटीबायोटिक, आयरन और इनके साथ ही साथ कई अन्य दवाएं हैं जो बिक्री पर जिनकी रोक लगा दी गई है। औषधि निरीक्षक शिवेंद्र प्रताप सिंह ने भी पत्र लिखकर दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई है। और शिवेंद्र प्रताप सिंह ने यह भी कहा है कि सेहत के लिए नुकसानदायक है ये दवाएं। कुछ बैच नंबर की दवाएं हैं जो मानक के विपरीत हैं और इसके साथ ही दुकानदारों से दवाओं को वापस करने की अपील भी उन्होंने की है। वहीं बीते साल भारत सरकार ने 14 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी कि एफडीसी दवाओं पर रोक लगाई थी। ये दवाएं अब बाजार में नहीं मिलेंगी। इनमें कई दवाएं ऐसी हैं जो फटाफट आराम तो देती हैं, लेकिन इनमें लोगों को नुकसान भी होता है। यहाँ तक कि ये भी देखा जाता है कि केंद्र सरकार ने विशेषज्ञ समिति की सलाह पर यह कदम पिछली बार उठाया था और इन दवाओं में 2 या 2 से अधिक दवाओं के मिश्रण हेतु पाए जाते हैं। कई सारे मिश्रण पाए जाते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को इस आशय की अधिसूचना जो की थी बीते साल देखा गया था कि जारी की थी। प्रतिबंधित दवाओं से सामान्य संक्रमण जैसे सर्दी, खांसी, कफ, बुखार को ठीक करने वाली निमेसुलाइड और पैरासीटामोल टैबलेट के अलावा कई कॉम्बिनेशन वाली दवाएं भी शामिल हैं। और उस समय एक्सपर्ट कमेटी का भी यही कहना था कि इन दवाइयों का असल में कोई डॉक्टरी औचित्य नहीं है। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के कारण आदमी को नुकसान हो सकता है और इसी के साथ ही जनहित को देखते हुए हमें इन दवाइयों के निर्माण, बिक्री और सप्लाई पर रोक लगाना पड़ेगा। कितने दवाइयों पर रोक लगा दी गई थी ये भी देखा गया था कि कई ऐसी दवाइयां थी जो पिछली बार रोक लगाई गई थी उन दवाओं पर, लेकिन अब इस बार भी देखा जा रहा है कि जैसे ही मुख्यालय की ओर से निर्देश आते हैं तो 11 से अधिक जो दवाएं हैं उन पर रोक लगा दी गई है, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इसी के साथ ही साथ जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनका क्या कहना है ये भी आपको सुना देते हैं। हमें हर महीने या जैसे भी अन्य प्रदेश के अन्य जिलों में अगर कोई दवाई फेल होती है, अधोमानक, स्पूरियस अथवा नकली पाई जाती है तो उसकी सूचना हमें मुख्यालय से समय पर प्राप्त होती है, जिसकी सूचना हमारे द्वारा जिले में उसका प्रचार प्रसार किया जाता है, जिससे कि जो भी औषधि विक्रेता हैं, थोक और फुटकर हैं, उन दवाओं को बेचना तत्काल प्रभाव से बंद कर दें और उन दवाओं को वापस कर दें, जिससे क्योंकि ये दवाएं मानव के लिए जिसके लिए वो दवा लेगा उसके लिए वो लाभकारी नहीं है और प्लस हो सकता है कोई साइड इफेक्ट भी होता है, क्योंकि नकली भी दवाएं हैं, उस दवा के अंदर क्या फिलअप किया गया बताया नहीं जा सकता। इसलिए तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए ये संदेश जो है मेरे द्वारा जिला स्तर से जो हमारे द्वारा सूचना जो है दी जाए। इसमें जो दवाएं हैं मैक्सिमम एंटीबायोटिक हैं, जैसे गैस की दवाएं हैं, उसके अलावा एंटीबायोटिक है जैसे सिफिक्सिम हो गया, और फिर विटामिन की कुछ टेबलेट्स हैं, और फिर प्रेगनेंसी में भी कुछ जो दवाई दी जाती हैं दर्द में वो भी दवाएं हैं। ये सारी दवाएं हैं, कैल्शियम की गोलियां हैं, विटामिन की गोलियां हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, इस तरह की सारी दवाइयाँ हैं, पैरासीटामोल है, ये सारी दवाइयाँ हैं। तो अगर जैसे सपोज क्या होता है कि प्रोडक्ट होता है एक ही होता है, बैच नंबर अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो बैच नंबर पर्टिकुलर फेल है, अगर वो बैच नंबर है तो उस बैच नंबर का जो है औषधि विक्रेता मिलान कर लें। अगर सेम बैच नंबर पाया तो उसे तत्काल प्रभाव से सेग्रीगेट कर दें, अलग कर दें, और जहाँ से लाए हैं उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से वापस कर दें। इसलिए हमें जो है सूचना दी जाती है, बैच नंबर सही दी जाती है कि बैच नंबर इज अ क्लियर आइडेंटिफिकेशन। तो ग्राफिक से भी आपको समझा देते हैं कि पिछले साल किन दवाइयों पर प्रतिबंध लगा था, भारत सरकार ने किन दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया था। ग्राफिक के माध्यम से आपको ये समझा रहे हैं ताकि आप सतर्क रहें और संभल कर चलें, जिससे कि इन दवाओं का जो साइड इफेक्ट है आपको ना हो, इससे पहले ही आप सतर्क हो जाएं।
तो पैरासीटामोल इन दवाओं में शामिल है। ब्रोमहेक्सिन के साथ ही साथ कई अन्य दवाएं ऐसी हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया गया था। पैरासीटामोल जैसे संयोजन में जो मिश्रण वाली दवाएं हैं उन पर रोक लगाई गई थी। भारत सरकार ने रोक लगाई थी। इसके साथ ही साथ कई ऐसे मानक थे जिनको मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने ये सख्त कदम उठाया था और लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए दवा कंपनियों को भी सख्त निर्देश दिए गए थे। अब जो कि फिर से वही कहानी सामने आ रही है कि जो प्रतिबंधित दवाएं हैं उन पर फिर से रोक लगाई जा रही है। कई ऐसी दवाएं हैं जो सेहत को नुकसान पहुंचाती है, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। इसको ध्यान में रखते हुए उन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। साथ ही जो भी मेडिकल स्टोर पर या अस्पतालों में दवाएं पहुंच चुकी हैं उनको निर्देश दिए जा रहे हैं, लिखित में सूचना भी पहुंचाई जा रही है कि उन दवाओं को वापस कर दिया जाए। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल हो जाता है कि जब पिछली बार ही पैरासीटामोल सरीके कई अन्य जो दवाएं हैं उन पर रोक लगा दी गई थी, तो ये मार्केट में कैसे पहुंची। और चूंकि फिर से यही देखा जा रहा है कि उन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है और लगाने की बात कही जा रही है, लेकिन अब भी ये भी एक नज़र से अगर देखा जाए कि जब ये मार्केट में थी दवाएं तो प्रतिबंध अभी लगाया जा रहा है, लेकिन इससे पहले लोग खरीद रहे थे क्योंकि जब भी दर्द की दवाएं ऐसी होती है तुरंत आराम पाने के लिए लोग ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसे में तुरंत आराम करने वाली दवाओं का इस्तेमाल करना ही हानिकारक साबित होती है। तो इन दवाइयों पर प्रतिबंध पहले ही लग चुका है, जो कि आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक के माध्यम से। कई ऐसी दवाएं हैं, ये वो दवाएं हैं जो मिश्रण के साथ बनाई जाती हैं, इनका निर्माण किया जाता है। और अब चूंकि फिर से इन दवाओं पर एक बार फिर से रोक लगाई जा रही है। भारत सरकार की ओर से पहले ही रोक लगाई गई थी, लेकिन अब चूंकि ये भी है कि जो फिक्स्ड कॉम्बिनेशन दवाएं हैं उन पर भी रोक लगाई जा रही है। और इसी के साथ ही साथ अरुण अवस्थी इनपुट एडिटर हमारे साथ हैं, डॉक्टर एस त्रिपाठी जो कि राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर ब्रजेश सिंह फिजिशियन है रायबरेली से, और हरीश चंद्र शाह अध्यक्ष लखनऊ केमिस्ट एसोसिएशन से हैं। और इसी के साथ ही साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर ब्रजेश सिंह आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो फिक्स दवाएं हैं, देखा जाता है कि ये जो दवाएं हैं जिन पर प्रतिबंध पहले ही लगाया जा चुका है, भारत सरकार ने पहले ही रोक लगा के रखी हुई थी। बात करें पैरासीटामोल की, तो पैरासीटामोल फिर से मार्केट में देखी गई। अब चूंकि रोक लगा दी गई है, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ पहले भी होता रहा है और अब भी देखा जा रहा है। अगर निर्देश ना आए होते, सूचना ना आई होती, तो खिलवाड़ तो हो ही रहा था लोगों के साथ। नहीं, प्लेन पैरासीटामोल पे प्रतिबंध नहीं है। जो पैरासीटामोल मिक्स रहता है बेसिकली निमोसलाइड के साथ उस पे लगा के, प्लेन पैरासीटामोल तो बैन नहीं हुआ है कहीं। तो प्लेन पैरासीटामोल तो बुखार उतारने के लिए आपको लेना ही चाहिए। ब्रजेश जी, पिछली बार आपने देखा था कि भारत सरकार ने रोक लगाई थी, 14 से अधिक ऐसी दवाएं थी जिन पर प्रतिबंध लगाया गया था। उनमें पैरासीटामोल भी एक दवा थी जिसको साफ तौर पर स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इसको इस्तेमाल ना किया जाए, फिर भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये मार्केट में आ रही है, अस्पतालों में भी मिल रही है, मेडिकल स्टोर में भी मिल रहा है। नहीं, देखिए, पैरासीटामोल जो दवा है उसके कॉम्बिनेशन कई सारे होते हैं, कॉम्बिनेशन पे रोक लगाई गई, प्लेन पैरासीटामोल पे रोक नहीं लगाई गई। ठीक है, प्लेन पैरासीटामोल तो प्लेन पैरासीटामोल आप यूज कर सकते हैं। कई सारे जो कॉम्बिनेशन होते हैं मेडिसिन के जो लीगल नहीं होते, जो यूजफुल नहीं होते, कई कंपनियां बना देती हैं कि ये दवा भी मिला दिया, ये भी मिक्स कर दिया, ये भी मिक्स कर दिया, वो लीगली भी ठीक नहीं होती है और मानक के साथ भी ठीक नहीं होती है। उनका कॉम्बिनेशन अनइथिकल होता है, तो उन पे रोक लगाई गई थी कि अनइथिकल जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उनको ना यूज किया जाए। तो इसलिए जो है कि जो अलग अलग मेडिसिन उनके कॉम्बिनेशन नहीं होती तो अलग से आप यूज कर सकते हैं। जो साल्ट पे रोक नहीं है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन है उन पे रोक।
लेकिन इसकी पहचान कैसे की जाए, ये भी बड़ा सवाल हो जाता है, क्योंकि मार्केट में आने वाली दवाओं की कोई पहचान तो होती नहीं है। हम और आम जनमानस जो भी हैं, जिन्हें दवाओं की ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनके लिए बड़ा सवाल हो जाता है कि प्लेन पैरासीटामोल कौन सी दवा है या उसमें मिक्स्ड किया गया कौन सी दवा है, ऐसी पहचान कर पाना बेहद मुश्किल है। फिलहाल लौटेंगे आपके पास, ये सवाल जो कि उठा रहे हैं हम आपसे, जो जनहित से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही साथ डॉक्टर हरीश चंद्र शाह हमारे साथ हैं। हरीश जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अब ये रोक लगाई जा रही है, सबसे बड़ा सवाल यही हो जाता है कि लोगों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ है वो साफ तौर पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, खतरा बना हुआ है। अब चूंकि रोक लगाने की बात निकलकर सामने आ रही है। हरीश जी, हरीश जी आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, हरीश जी के पास लौटेंगे। हमारे साथ अरुण अवस्थी जो कि इनपुट एडिटर है। अरुण जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो दवाएं हैं उन पर प्रतिबंध लगाने की बात अब आ रही है, फिर से एक बार सामने आ रही है, क्योंकि पिछली बार भी देखा गया था, भारत सरकार ने रोक लगा के रखी हुई थी, कई ऐसी दवाएं हैं। लेकिन सेहत के साथ खिलवाड़ करने की अगर बात कर ली जाए तो सेहत के साथ खिलवाड़ तो हो ही रहा है, लेकिन क्या इसमें कोई मानक भी होते हैं कि इन दवाओं का इस्तेमाल करना है, इन दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना है? जैसा कि अभी फिजिशियन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रजेश जी, वो बता रहे थे कि जो प्लेन दवाएं हैं उनका इस्तेमाल करें और जो मिक्स दवाएं हैं उनका इस्तेमाल ना करें, वो खतरे से बाहर बताई जाती हैं। तो ऐसे में पहचान करना भी एक बड़ा सवाल हो जाता है। बिल्कुल वंदना, इस तरीके से इसको समझें कि जो दवाइयों पे प्रतिबंध लगा है वो दवा ब्रांड नेम हो सकता है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि चूंकि दवाइयों में कॉम्बिनेशन होते हैं और वो दवाइयां कभी मानव शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं होती हैं, जो डीपीसीए से रजिस्टर्ड रहती हैं, जिन पर डीपीसीए का कानून चलता है, दवाइयां वो नुकसानदेह होती हैं। जैसा अभी डॉक्टर ब्रजेश जी भी बता रहे थे कि बेसिक जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन दिक्कत करता है। अभी भारत सरकार ने एक नया नियम लागू किया है जिसमें ब्रांड नेम की जगह पे कॉम्बिनेशन लिखना होता है चिकित्सक को, लेकिन अभी भी देखने में आ रहा है कि बहुत सारे अस्पतालों में, खासतौर से अगर बात करें तो सरकारी अस्पतालों में भी जो दवाइयां लिखी जा रही हैं वो ब्रांड नेम नहीं लिखा, ब्रांड नेम लिखा जा रहा है, जबकि लिखना क्या चाहिए, कॉम्बिनेशन लिखना चाहिए। अगर कॉम्बिनेशन लिखने लगेंगे तो ये चीज दूर हो जाएगी और हम ये समझ लेंगे जो मेडिकल स्टोर होगा वो मेडिकल स्टोर वाला देख के, अथवा जो हमारे जन औषधि केंद्र है वहां से हमको वही दवा मिलेगी जो जेनरिक नेम लिखा होगा, जो मिश्रण लिखा होगा या जो कॉम्बिनेशन लिखा होगा। लेकिन देखने में ये अक्सर आ जाता है कि जो दवाइयां लिखी जाती हैं वो उसका कॉम्बिनेशन न लिख करके उसका ब्रांड नेम लिख दिया जाता है, जिससे कई बार इस तरीके की स्थितियां होती हैं। बहुत सारी दवाइयां जो हमारे यहाँ आम जनमानस है, आम व्यक्ति है, जो सिर्फ ब्रांड नेम लेके मेडिकल स्टोर पहुंचता है, उसको दवा ले लेता है और वो ये भी नहीं समझ पाता है कि ये दवा हमारे लिए नुकसानदायक है या हमारे लिए फायदेमंद है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये काफी समय से ये व्यवस्था चल रही है और आगे भी चलने वाली है, क्योंकि अभी भी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से चल रही है। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग को हम समझा दें, जो प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं उनमें जो दवा खपत की जा रही है वो वही दवा होती है। ज्यादातर ऐसे नर्सिंग होम्स हैं जो देखने में मिलते हैं जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग से बनाई हुई दवा होती है, जिसमें मार्केटेड बाई कोई होता है, मैन्युफैक्चर्ड बाई कोई होता है, और ये दवा मार्केट में बड़ी मात्रा में चल रही है, जिसको लोग, हालांकि इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ड्रग विभाग की है, जिसको ये चीज तय करना चाहिए कि जो दवा मार्केट में खपत हो रही है उस दवा का ब्रांड नेम क्या है और उस ब्रांड नेम की दवा डीपीसीए के अंतर्गत आ रही है कि नहीं आ रही है। क्योंकि अब एक मिश्रण बढ़ा दो और वो डीपीसीए से बाहर हो जाती है, उसके बाद उसका जो रेट होता है वो भी काफी बढ़ जाता है। जब रेट बढ़ जाता है तो
उसके साथ में जो कॉम्बिनेशन बढ़ता है वो कहीं ना कहीं मानव शरीर के लिए दोनों तरीके से नुकसानदेह है। एक उसकी जेब पे भार पड़ता है और दूसरा उसके शरीर को भी नुकसान कर रही होती है। तो इसको सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे चिकित्सकों को, जिन्हें हम लोग धरती का भगवान मानते हैं, उनको ये चेंजेस लाने पड़ेंगे कि सिर्फ ब्रांड नेम लिखने की बजाय वो दवा का कॉम्बिनेशन लिखना शुरू करें, जिससे अगर उसके बाद में कोई मेडिकल स्टोर वाला गलत दवा देता है तो उसमें सीधे पकड़ में आ जाए। जी वंदना। बिल्कुल बिल्कुल अरुण जी, ये बात बिल्कुल सही है कि ब्रांड नेम लिखने के बजाय अगर दवाओं का जो भी कॉम्बिनेशन नेम है वो अगर लिखा जाए तो जाहिर सी बात है बहुत आसानी होगी लोगों को खरीदने में भी और स्वस्थ रहने में भी, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। लेकिन स्वस्थ शरीर ही नहीं होगा तो मस्तिष्क की जो अपेक्षा है वो भी करना मुश्किल है। फिलहाल हरीश चंद जी, आपको आवाज पहुंच रही है हमारी? हरीश जी अनम्यूट कर लीजिए। लौटेंगे एक बार फिर से हरीश जी के पास हमारे साथ। हरीश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, अनम्यूट कर लीजिए। कर दिया, हो गई आवाज आई? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी हरीश जी, बात दवाओं की हो रही है। जिस तरह से दवाओं को देखा जा रहा है, जो प्रतिबंधित दवाएं हैं उन पर एक बार फिर से रोक लगाई जा रही है। पैरासीटामोल भी शामिल है इसमें, खास तौर पर वो दवाएं शामिल हैं जो मिश्रण के तहत बनाई जाती हैं, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जिन्हें बोला जाता है, इन पर रोक लगाई गई है। तो ऐसे में प्लेन दवाएं क्या होती हैं और जो FDC के तहत जो दवाएं आती हैं वो क्या होती है, ये पहचान करना तो मुश्किल है ही। लेकिन सवाल ये है कि लोगों के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। हेलो जी वंदना जी, जैसे आपने बोला कि पैरासीटामोल पे बैन लगाया गया है, पहले तो आप इस बात को भी सही कर लीजिए कि पैरासीटामोल दवा पे बैन नहीं लगा है। सरकार ने जो बैन लगाया वो कॉम्बिनेशन से बैन लगाया है कि किसी भी दवा जी, के मैंने पहले ही आपके कहने से पहले ही मैंने ये क्लियर कर दिया है कि जो मिक्स दवाएं हैं, जो FDC के तहत आने वाली जो दवाएं हैं, जो भी पैरासीटामोल है या अन्य कोई दवाएं हैं, जो 11 है और पिछली बार 14 दवाओं पर रोक लगाई गई थी, इसके लिए मैंने पहले ही स्पष्ट कर रखा है। नहीं, आपने क्या स्पष्ट कहा? बार बार बोलिए पैरासीटामोल पे। पैरासीटामोल का इस्तेमाल सबसे सर्वाधिक होता है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा फोर्स कर रही हूँ, क्योंकि वो त्वरित आराम देता है, इसलिए फोर्स कर रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, त्वरित आराम देता है, मगर आप लोग बोलेंगे लोग समझेंगे पैरासीटामोल को खाने पे गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है। पैरासीटामोल सहित तमाम ऐसी दवाएं हैं, तमाम ऐसे सिरप हैं। नहीं, आप ऐसे बोलिए कि काफी दवाइयां ऐसी हैं जिसपे सरकार ने रोक लगाई है। सरकार ने काफी दवाइयों में जिन दवाइयों का नाम आ रहा है हम उन दवाओं के बारे में ही बता रहे हैं। जी, आप इसको देखिए, फिलहाल आप बताइए जी। आप जो बोल रही हैं कि सब दवाइयों पर रोक लगी, दवाइयों रोक नहीं लगी। कॉम्बिनेशन जो सरकार ने पहले रोक लगाई थी कि दवाइयों के मिश्रण में जो 2 से 3 दवाइयों से ऊपर के जो मिश्रण है, गवर्नमेंट ने उनको बोला था कि इनके ऊपर रोक लगाई जाए। तो वो रोक अभी भी लगी हुई है और ऐसा नहीं है कि उन कॉम्बिनेशन दवाइयां अब आ रही है। हम लोग की जानकारी में ऐसा नहीं है कि जो दवाइयों पर रोक लगी हो बाजार में दवाइयां दोबारा आई हैं। हाँ, ये जो है कि आपने बोला कि राइवोलिन को दवाइयां के समूह फेल अगर रोक लगी है, आ नहीं रही है, तो फिर ये खबर कैसे आ गई, ये सूचना फिर क्यों दी जा रही है बार बार, जब पहले से ही रोक लगा के रखी हुई है? आप जो बात बोल रहे हैं कि बाजार में दवाइयां आज प्रूफ दिखाई, कोई कंपनी वाला दवा बनाता ही नहीं हो, क्योंकि कोई कंपनी को अपनी कंपनी थोड़ी बंद करनी है। जब रोक लगी है तो रोक लगी है, ऐसा नहीं है। रोक तो लगी, बात तो वही है ना, रोक तो सरकार ने लगा के रखी है। तो फिर कहाँ मिल रही दवाइयां? तो फिर ये सूचना कैसे पहुंच रही है? क्या सूचना? रायबरेली से जो खबर निकल कर के आई, अन्य जाने कितने ही जगहों से खबर ऐसी निकल कर आ रही है जहां पर जो प्रतिबंधित दवाएं हैं उन पर फिर से रोक लगाई जा रही है, जो पाई जा रही उन्हीं पर तो रोक लगाई जा रही है। अगर आ ही ना होती तो ऐसी सूचना क्यों आती? हम लोग को कभी आइडिया नहीं आता कि कोई प्रतिबंधित दवा, देखिए आप उसको गलत कर रहे हैं। सर, ये नियम ये है कि जो दवाइयों में नमूने फेल हो जाते हैं और जो पर्टिकुलर बैच होता है उसको रोक लगाया जाता है, उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है कि इसका लेन देन ना करा जाए। और जो कस्टमर अगर बाजार में माल आ भी गया तो उसको वापस कंपनी को वापस करा जाता है, जिसको कि वहां के उस लोकल DI से कंसल्ट करके उस माल को डिस्ट्रॉय करा जाता है। तो ऐसा भी नहीं है कि दवाइयां प्रतिबंधित नहीं है। प्रतिबंधित दवाइयां बनाएंगे तो उसको सैंपल को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो वैसे ही अपने आप हो जाएगा। प्रतिबंधित दवाइयां कोई कंपनी नहीं बना सकती, ये तो आप माना करें। प्रतिबंधित दवाई कोई नहीं बना रहा है। ये बहुत उनसे आप इससे पूछिए इंस्पेक्टर साहब से कि जो दवाइयां फेल हुई है वो उसकी रिपोर्ट दें और किस लौटेंगे आपके पास।
ठीक है, लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर एस त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एस त्रिपाठी जी, जिस तरह से आप सुन ही रहे थे हरी जी को, वो कह रहे प्रतिबंधित दवाइयां कोई भी मार्केट में नहीं पहुंची हैं, किसी तरह का कोई मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो ये मार्केट में आ कैसी रही है? अगर आ भी रही है तो फिर इस पर, अगर नहीं भी आ रही है तो इस पर रोक लगाने की बात फिर से क्यों सामने आ रही है? और ज्यादातर ऐसी खबरें निकल कर ही सामने आई हैं हमारे पास, चाहे वो बरेली की बात कर ले, रायबरेली की बात कर ले, लखनऊ की बात कर ले या अन्य किसी क्षेत्र की बात कर ले, प्रतिबंधित दवाओं कई बार ऐसी मिली हैं। और कई बार तो ऐसी भी खबर निकलकर सामने आई रायबरेली और बरेली की अगर बात कर ले, जहां पर एक्सपायर्ड इंजेक्शन का प्रयोग किया गया, एक्सपायर्ड दवाओं का प्रयोग किया गया। लापरवाही देखी जाती, हर बार देखी जाती, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं होता। देखिए, अगर कहीं कोई कमी है इस तरीके की जैसी आप सूचना दे रही हैं, तो इसके लिए पूरा सिस्टम हमारा तैयार है और वो समय समय पे मेडिकल स्टोर पे और हर जगह छापा डालता है और उस पर निकालती है चीजें और उसको सजा भी मिलती है। अगर इस तरीके की चीजें हैं तो संबंधित विभाग इस पर ध्यान दे और इसको समाज में बिकने से रोके, ये उनका कर्तव्य है। अगर इस तरीके की कोई सूचना और चीजें हैं कि प्रतिबंधित दवाएं मार्केट में हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर जैसा कह रहे थे कि बहुत सारी चीजें होती हैं कि दवाओं का अधोमानक होता है, वो टेस्ट होता है, दवाएं वो प्रतिबंधित नहीं होती हैं, लेकिन वो अधोमानक में आता है। तो कभी कभी अधोमानक जब होता है तो पर्टिकुलर उस बैच नंबर को लोग प्रतिबंधित कर देते हैं कि वो बैच नंबर वापस विड्रॉ कर लिया जाता है। वो दवाएं तो प्रतिबंधित नहीं होती हैं, लेकिन उस दवा का प्रतिबंधित वो दवाएं नॉर्मल दवाएं हैं, उस बैच नंबर की दवाएं अधोमानक हैं, वो उतनी इफिकेसी से नहीं होती है, तो उसको विड्रॉ करना पड़ता है। वो भी ड्रग इंस्पेक्टर और सभी लोग चेक करते रहते हैं बीच बीच में और इस तरीके से उसका पालन करते हैं। नियम का सरकारी नियम है ये, इस तरीके से चीजों को करना ही पड़ता है। डॉक्टर एस त्रिपाठी जी, अभी रायबरेली से एक ड्रग इंस्पेक्टर थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि उन्हें ये सूचना मुख्यालय से मिली है कि इन दवाओं को रोक दिया जाए, इन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। तभी प्रतिबंध का शब्द बार बार यूज हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, पर ये बात नहीं कोई समझ रहा है। खैर, ये बताइए कि अगर दवाओं का जो प्रयोग है, जो दवाएं मरीज खरीद रहे हैं, वो कौन से मानक हैं जिनको ध्यान में रखें, वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखें तभी जाकर दवाई खरीदे? क्योंकि अब मरीजों को ही सतर्क रहना पड़ेगा। डॉक्टर पर भरोसा तो करते ही हैं और कर ही जाते हैं अस्पताल, लेकिन अब मरीज भी सतर्क रहना बहुत जरूरी है। सतर्क तो रहना ही चाहिए और इस तरीके की सूचनाएं अखबारों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बार बार दी जाती है। तो सतर्क तो हमेशा सभी को रहना है, जो भी कंज्यूमर है उसको सतर्क करना है और साथ साथ में संबंधित विभागों को भी सतर्क रहना है कि जो संबंधित विभाग हैं, जैसा आपने बताया कि संबंधित ड्रग इंस्पेक्टर ने ये बात कही है कि प्रतिबंधित, तो वो स्पेसिफिक बताएंगे और अपनी रिपोर्ट दी होगी उन्होंने कि इस तरीके की दवाएं मिली हैं, उसके खिलाफ FIR होगा, पुलिस का केस है। ये इतने हल्की चीजें नहीं होती हैं, हल्की चीजें नहीं है, तभी इस पर बात कर रहे हैं आज हम। अरुण जी, आप क्या कहना चाहेंगे? वंदना जी भी सही कह रहे थे, त्रिपाठी जी भी सही कह रहे थे, ब्रजेश जी भी सही कह रहे हैं। एक्चुअली जो रायबरेली में हुआ है, वो कुछ दवाइयों का सैंपल लिया गया और सैंपल लेने के बाद में उनको भेजा गया प्रयोगशाला में, और वहां से जो रिपोर्ट आई है उसमें वो दवाइयां अधोमानक पाई गई और अधोमानक पाए जाने के बाद में उस बैच को, जिस बैच से वो दवाइयां खरीदी गई, जिस बैच से वो दवाइयां आई हैं मेडिकल स्टोर पे, उनको उन्होंने निर्देश दिया है कि उस बैच की दवाइयों को प्रतिबंधित कर दिया जाए, वो न बेची जाए और उनको अपने स्टॉक से अलग कर दिया जाए। तो ये चीज बिल्कुल सही है, लेकिन निश्चित रूप से ये भी एक सवाल है, जो सबसे बड़ा सवाल है कि आज आखिर अगर किसी भी दवा में कॉम्बिनेशन बढ़ के आ रहे हैं, वो DPCA के तहत नहीं आ रही है, वो दवाइयां DPCA से हट के वो दवाइयां बनाई जा रही हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उस जिम्मेदारी के लिए किसको फिक्स किया जाए? कौन ये चीज जांच करेगा? क्योंकि DPCA कहता है कि ये अगर कॉम्बिनेशन है तो इसका ये रेट रहेगा, लेकिन आज के समय में जब रेट बढ़ाना होता है तो आम जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, जो किसी के लिए मार्केटेड बाय लिख के दवाइयां निकाल दे रही हैं और उनका रेट मूल रेट से जो DPCA से निर्धारित है उससे 10 गुना ज्यादा तक ऐसी दवाइयां
दवाइयों के रेट तय कर दिए जाते हैं, उन दवाइयों की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि अभी डॉक्टर शैलेंद्र जी कह रहे थे इस बात को कि कॉम्बिनेशन गड़बड़ है, कॉम्बिनेशन के लिए मना किया गया है। कॉम्बिनेशन 2 से 3 जब कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं तो ये दिक्कत आती है। तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ड्रग इंस्पेक्टर जो है जिले के, वो लगातार ये जांच क्यों नहीं करते हैं कि जो डीपीसीए कह रहा है या जो भारत सरकार कह रही? भारत सरकार ने जब जिला अस्पतालों में या बड़े अस्पतालों में या मार्केट में जब जनऔषधि केंद्र लेके आई थी, तो ये भारत सरकार के निर्देश आए थे कि कोई भी चिकित्सक ब्रांड नेम ना लिखे, वो कॉम्बिनेशन लिखे, जिससे जो फार्मासिस्ट है, जो मेडिकल स्टोर वाले हैं, वो उस कॉम्बिनेशन की दवा दें, ब्रांड नेम की दवा न दें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चिकित्सक कहता है कि ये 2 कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लेकिन संबंधित ब्रांड नेम में 4 कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं, या उससे रिलेटेड जो दूसरे कॉम्बिनेशन की दवाइयां, जो दूसरे नाम की दवाइयां, उसमें 3 से 4 कॉम्बिनेशन होते हैं। तो ये तो मानव जीवन के लिए खतरा है। तो इसको कैसे रोक लगाया जाए, इसकी जिम्मेदारी किस पे फिक्स की जाए? सवाल ये आज के समय में बड़ा है। यही हमारा भी सवाल था कि आखिर अगर ऐसा हो रहा है तो जिम्मेदारी किसकी है, कौन जिम्मेदारी लेगा? क्योंकि सभी अपने अपने हाथ खड़े करते नजर आ रहे हैं, और जब ऐसी खबर निकलकर जब सामने आती है तो लोगों में भी कहीं ना कहीं ये एक डर बैठ जाता है कि आखिर वो दवाएं खरीद रहे हैं तो क्या सोचकर खरीदे कि वो दवाएं उनको नुकसान पहुंचाएगी या उन्हें वो फायदा पहुंचाएगी। डॉक्टर ब्रजेश सिंह, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं दवाइयों के बारे में, कई ऐसे मरीज हैं जो आते हैं आपके पास लेकिन उनको दर्द अधिक होता है, और ऐसे में वो डॉक्टर से सजेशन लेने के बजाय त्वरित आराम पाने के लिए ही खुद उपचार करना शुरू कर देते हैं, मेडिकल स्टोर जाते हैं और दवाई लेकर के उसका उपयोग कर लेते हैं। तो उन्हें आराम तो मिलता है, लेकिन डॉक्टर के नजरिए से अगर देखा जाए तो वो कौन से पॉइंट्स उनको ध्यान में रखें तभी दवाओं का सेवन करें, अगर डॉक्टर से किसी तरह से कोई निर्देश नहीं ले रहे हैं तो? नहीं, बिल्कुल। सबसे पहले तो यही गलत है कि बिना प्रेस्क्रिप्शन के दवाई लेना ही गलत है। हमेशा जो है सरकारी अस्पताल का रहता है, 24 घंटे इमरजेंसी रहती है, नहीं तो प्राइवेट डॉक्टर्स मिल जाते हैं। किसी डिग्री धारक पढ़े लिखे डॉक्टर से ही सलाह लेकर दवाई लें। त्वरित आराम के लिए जब आप दवाई ले लेंगी किसी और चीज की, टेस्टों वाले से पूछ के दवाई ले लेते हैं, वही सही है। आप डॉक्टर सलाह लेनी ही चाहिए, और डॉक्टर पीएससी पे, सीएससी पे हर जगह 24 घंटे सुविधा गवर्नमेंट ने कर रखी है। अगर कोई डॉक्टर जिसको आप दिखाना चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है तो आप वहाँ पे चले जाइए और डॉक्टर की सलाह करके ही जरूर है, नहीं तो नुकसान तो आपको होगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि हमें किस चीज में क्या दवाई खानी। कोई कभी कभी डबल डोज की दवाई खा जाते हैं, 2 दवाई खा ली, ये भी खा लिया, पेट नहीं रुक रहा है तो उन्होंने आयोडाजोल भी खा लिया, मेट्रोजिल भी खा लिया, लोमोफेन भी खा लिया। तो हर दवाई जब खुद मांग के खाता है मेडिकल, और मेडिकल स्टोर वाला भी देता है। एक बात और अभी वो कह रहे थे कि ब्रांड नेम डॉक्टर लोग ना लिखें, केवल कॉम्बिनेशन लिखें। ये भी ठीक बात है, लेकिन अगर डॉक्टर लोग केवल कॉम्बिनेशन लिखेंगे और कोई ब्रांड नहीं लिखेंगे तो सारा काम करेगा मेडिकल स्टोर वाला, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। वो जो दवाई देना चाहे तो वो देता रहेगा। एक ब्रांड नेम स्टैंडर्ड कंपनियां होती हैं जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, कि डॉक्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अच्छी क्वालिटी की दवाई अपने मरीज को प्रिस्क्राइब करे। क्वालिटी उसका फेथ होता है कि 20 साल का अनुभव, हम ये दवा यूज करते हैं, ज्यादा इफेक्टिव है। उदाहरण के तौर पर अगर लीजिए तो एक दवा होती है एंटीबायोटिक में ऑगमेंटिन है, और वैसी बहुत सारी दवाएं मार्केट, लेकिन लोगों का फेस होता है, डॉक्टर यूज करते करते देखता है कि हमें किस ब्रांड किस मेडिसिन से ज्यादा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि उनकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है, उनकी जो क्वालिटी होती है, टाइम ट्रस्टेड होती है और बार बार वो टेस्ट करते रहते हैं। तो कोई बड़ी कंपनियां जो होती है जो खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जो अच्छे ब्रांड बना रही है, तो अपनी क्वालिटी बहुत अच्छा मेंटेन करती है। यही डिफरेंस होता है जो मतलब थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर और खुद बनाने वाले जो होते हैं। तो स्टैंडर्ड कंपनी में की दवाई खाने से ज्यादा अच्छा फायदा मिलता है, जो हम लोग का अनुभव है। बिल्कुल ध्यान में रखने योग्य बातें होती है, क्योंकि ब्रांड भी जरूरी होता है। लोग ब्रांड देखकर भी चीजें खरीदते हैं, लेकिन ब्रांड के साथ ही साथ जो मुख्य पॉइंट होते हैं, मुख्य जो बिंदु होते हैं, उनको भी ध्यान में रखना जरूरी होता है, क्योंकि आपको अगर स्वस्थ रहना है तो इन मानकों को भी ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। और इसी के साथ ही साथ बात हम कर रहे हैं कि दवाओं से खतरा हो सकता है, इससे पहले ही आप डॉक्टर से
संपर्क करें और खुद भी सतर्क रहें, खुद भी पूछें कि कौन से ब्रांड और कौन से कॉम्बिनेशन की दवा लेनी है या नहीं लेनी है। जिस तरह से रायबरेली की खबर निकलकर सामने आई कि अधोमानक जो दवाएं पाई गई उन पर एक्शन लेने की बात वहां के ड्रग इंस्पेक्टर ने कही। हरीश जी, आपसे जानना, एक सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से ये अधोमानक दवाइयों को लेकर के एक्शन की बात ड्रग इंस्पेक्टर ने कही, लेकिन ये बात अब सामने आ रही है। इससे पहले तो दवाइयों का उपयोग हो रहा था, अभी रोक लगाई गई है, इससे पहले तो रोक नहीं लगाई गई। तो ऐसे में जिम्मेदारी किसकी बन जाती है आपके नजरिए से अगर देखा जाए, क्योंकि मरीजों ने तो दवाओं का सेवन कर लिया है, रोक तो अभी लगाई गई है। देखिए, ऐसा है कि ये जो दवाइयां बात कर रही हैं कि ये दवाइयों पर रोक अभी लगाई गई है, ये एक जो औषधि निरीक्षक वो पूरे महकमा इसके लिए नियुक्त सरकार की तरफ से, जो कि समय समय पर दवाइयों के नमूने फैक्ट्रियों से, दुकानदारों से, होलसेल रिटेल सबसे लेता है और उनको टेस्टिंग लैब में भेजा जाता है। जब उस टेस्ट लैब में जाके वो नमूना फेल होता है तो उस दवा की उस पर्टिकुलर बैच को रोक लगा दी जाती है कि इसको न बेचा जाए। उसमें भी ऐसा नहीं होता कि वो दवाई एकदम से हानिकारक हो जाती है। हाँ, ये होता है उसकी पोटेंसी जो थोड़ी कम ज्यादा होती है उसको रोका है। फेक मेडिसिन और पोटेंसी में दोनों में बड़ा फर्क है। फेक मेडिसिन एक होती है जाली दवा, जैसे आप बोल सकते हैं, जिसमें कि लिखा कुछ है और कुछ पढ़ा नहीं है। तो फेक मेडिसिन के लिए तो कार्रवाई करनी चाहिए और डिपार्टमेंट करता भी रहता है। समय समय पे फैक्ट्री वालों के लाइसेंस कैंसिल करे जाते हैं, उन्हें पकड़े जाते हैं और जो जाली बनाने वाले हैं ये सब फरार हो जाते हैं। मगर ये पहले से नहीं पता करा जा सकता, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे कि पता करा जा सके कि ये दवा फेक है या नहीं है। कंपनियां सब है, मगर जो बात आप लोग हमेशा उठाते रहते हैं, मतलब थोड़ा समय लूंगा आपका। आप लोग हमेशा कहते हैं कि फॉर्मुलेशन लिख दी जाए। अभी जैसे बोला सबने कि फॉर्मूला लिख दिया जाए और दवा दे दी जाए। मैं जानता हूं कि अगर आपको खुद अपने लिए कपड़ा पहनना है तो आप भी ब्रांडेड ढूंढता है। एक ब्रांडेड ढूंढने का मतलब जो होता है अच्छी क्वालिटी का कपड़ा है। एक होता है लोकल मार्केट में गए और आप वहां से कपड़ा खरीद लें, कपड़ा वो भी है, कमीज वो भी है, मगर एक कमीज ब्रांडेड कमीज है। तो दोनों चीज में बड़ा फर्क होता है। तो आदमी जब भी पैसा होता है जेब में तो ब्रांडेड ढूंढने की कोशिश करता है, मगर दवा में आप ये नहीं कह सकते कि ब्रांड में गवर्नमेंट ने बनाया रेगुलेशन सब है, चाहे वो ब्रांड हो चाहे जनरल हो, पोटेंसी सबकी प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये तो दुकान कंपनी वालों को देखना। और जो जिस एरिया में इंस्पेक्टर्स की कमी जरूर है, जहाँ पे जो फैक्ट्रियां ज्यादा है वहां पे सर्विस ज्यादा होना चाहिए। जैसे रायबरेली में मेरे ख्याल से दवा की फैक्ट्री कोई नहीं है, तो वहाँ दुकानें हैं, मगर वहाँ के ड्रग इंस्पेक्टरों के पास अपना एक इतना बड़ा एरिया होता है जिसमें वो सब दुकानों पर सर्वे नहीं कर सकते। तो इस महकमे में लोगों को बढ़ाया जाना चाहिए, थोड़ा सर्वे वो बढ़ाया जाना चाहिए और थोड़ा रखने की कंडीशंस को इम्प्रूव कराया जाना चाहिए। दवाइयाँ फेल होना अलग चीज है, फेक दवाई होना अलग चीज है। देखिए, दवाइयों पोटेंसी थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है। जैसे दूध में आप पानी मिला देते हो तो दूध तो रहता है ना, ठीक है, अगर फेक नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है और इन बातों को ध्यान में रखना ही जरूरी होता है। लेकिन साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि मरीजों को इन बातों के बारे में, इन जो मुख्य पॉइंट आपने बताए, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। उन्हें सिर्फ डॉक्टर पर भरोसा होता है, डॉक्टर जिस दवा को लिख देते हैं वही दवा का उपयोग मरीज करने लगते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल ये खबर आपको बता रहे हैं कि दवाओं की बिक्री पर जो रोक लगाई गई है उनके बारे में जानकारी दे रहे थे और रायबरेली से खबर थी जहां पर खुद ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया है कि 11 ऐसी दवाएं हैं जिन पर रोक लगा दी गई है। और अब चूंकि अब ये बात आपसे कहना चाहेंगे कि आप खुद सतर्क रहें और स्वस्थ रहें, क्योंकि सतर्कता बेहद जरूरी है। कोई भी चीज, सामान या कोई दवा खरीदते हैं, आप अपने हिसाब से भी अगर अपने खुद से ले रहे हैं बिना किसी प्रिकॉशंस के, तो भी सतर्क रहें। दवाओं की बिक्री पर रोक में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।